मुस्लिम वोट बैंक की बहुत बात होती है। मुसलमान जो है को हमेशा पैम्पर किया जाता है। अब बता रहा है डेटा कि कितना बुरा हाल है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि हमको एक्सक्लूसिव कोई थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो पसमानदगी मुसलमानों की है, जो जहनी सतह पर है, जो दूसरी सतह पर है, ऐसा नहीं कि वे कॉन्टिन्यूम में चल रही है। बंगाली मुस्लिम्स, केरला के मुस्लिम, यूपी के मुस्लिम सब बराबर हैं क्या? मतलब कहीं ना कहीं उसको इस तरह का माहौल नहीं मिला, उसको डर है कि इनसिक्योरिटी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज एक नौजवान स्कॉलर मौजूद है। उसामा सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू शुरू करने से पहले उसामा सर का मुख्तसर से तारुफ़ करना चाहूँगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क मानू में। उसामा सर, हम एक बुनियादी सवाल से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, स्पेशली मुस्लिम्स के ताल्लुक़ से। अगर हम कोई भी कौम के उरूज को हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है। एक फैक्टर आपका नेचुरल रिसोर्स है, जिसको जो है गल्फ़ के ताल्लुक़ से बताया जाता है। एक तरफ आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि हमारा चाइना की को देखकर एग्जांपल दिया जाता है कि इनकी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक बात जो कॉमन डिनोमिनेटर वाला मामला होता है वो है माइंडसेट का। तो ये माइंडसेट ख़ास तौर पे इंडियन मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा है और कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं जो है इस सवाल को जो आपने पूछा है इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ। और ये सेंटेंस आपने कहा कि जो माइंडसेट है, पसमानदगी मिसाल के तौर पर आपने कहा, या गरीबी एक माइंडसेट है, तो ये एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये जितनी भी पसमानदा कौमें हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दलित हों, ट्राइबल्स हों, औरतें हैं, बच्चे हैं, दूसरी और भी इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, और इनके साथ ये एसोसिएटेड रही हैं ज़माने से। तो अभी तो हम हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करें, लेकिन हम अगर आलमी तारीख़ के तनाजुर में भी देखें तो आमतौर पे होता यही है कि जब हम किसी मसले को उस गहराई से नहीं समझ पाते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं कि गरीबी जो है हमारे जहन के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ास किस्म की स्टेट ऑफ बीइंग है, एक कैफियत है जिसका नफ्सियाती सतह से ताल्लुक़ है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर अगर एक समाज की पसमानदगी के हवाले से बात करेंगे तो ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि जो मटीरियल चॉइसेस हैं, मटीरियल रिसोर्सेज हैं, एब्सेंस ऑफ चॉइस है, ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल ये ख़ास किस्म की गरीबी जहन में आ जाती है कि भाई क्यों करना है, आगे नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसकी ये जो जहन है, ये जहन तैयार होता है। तो जो हम बात करने जा रहे हैं, यानी पसमानदगी एक सोशल एक इशू है, ये किसी एक इंडिविजुअल मोरालिटी का हिस्सा नहीं है कि मैंने एक इंसान पर डाल दिया। हाँ, एक्सेप्शंस में हो सकते हैं कि एक पूरी कम्युनिटी के अंदर 10-20 लोग ऐसे हों जिन्हें आप कह सकते हैं आप मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर एक पूरी कम्युनिटी, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो पूरी कम्युनिटी एक ख़ास किस्म की पसमानदगी में है, जिसके अभी आगे हो सकता है हम लोग बात करें, जो कमिटीज़ आई हैं बहुत सारी इस तरह की, तो फिर कुछ और दर्शाता है, कुछ और बताता है। ये इंटरनल फैक्टर है, इंडिविजुअल का इंटरनल फैक्टर है। जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसके बारे में आप बता रहे थे कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये कौन से ऐसे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे जो कि माइनॉरिटीज़ को पीछे ढकल देते हैं? ये हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, मैं बहुत साफ कर दूं पहले। तो अभी हम एक मार्जिनलाइज ग्रुप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं आपकी बात से एक बात और जोड़ दूं पहले कि अगर हम इसको इंटरनल कहें तो सबसे पहला मसला ये है कि क्या हम, यानी हम मतलब जब मैं कह रहा हूँ यानी क्या मुसलमान जो हैं या अपने आप को ये मानने को तैयार हैं कि वो एक पसमानदा कौम है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप कह रहे हैं कि आप पसमानदा हैं कि नहीं। इसकी भी एक पूरी सियासत है कि एक हमारी जो, अच्छा नंबर एक, और जब हम मुसलमान कह रहे हैं तो ये कोई होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। बहुत इस पर रिसर्चेज हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, और आम जिंदगी में भी, और हम आम इंसान के तौर पर इसका मुशाहिदा करते हैं कि मुसलमान कोई एक नहीं है। अभी इस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक की बहुत बात होती है, तो ऐसा कोई मिथ है, ऐसा कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं, आगे हम देखेंगे। अभी मैं आपकी छोटी सी एक मिसाल दे दूंगा अभी आगे चल के कि क्या इसका मतलब क्या है। तो जब हम मुसलमान कहते हैं तो कोई होमोजेनस ग्रुप
नहीं है, हेट्रोजेनस ग्रुप है, इसके अंदर बहुत ही डाइवर्सिटी है। और जब हम डाइवर्सिटी को देख रहे हैं तो ये कई लाइंस पर है, कास्ट की लाइंस पर है, ये जेंडर की लाइन पर है, ये क्लास की लाइन पर है। 3 तो बेसिक इसके वो हैं जिन पे हम देखें कि, तो इसलिए आप देखते हैं कि मुस्लिम एलीट है, मुस्लिम मासेज हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट में फ़र्क है, कास्ट की लाइंस पे जो बंटवारे हैं। तो ये इसको भी समझने की ज़रूरत है, पहली बात ये। दूसरी, मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझा जाए कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि मुसलमान मार्जिनलाइज्ड है, ख़ास तौर से जो नया पीरियड है, जो 100 साल की हम हिस्ट्री देखते हैं, तो एक तो पार्टीशन, इस वजह से हम बात नहीं करेंगे, एक बड़ा एक डिसजंक्चर है जिसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को नुकसान पहुंचाया है। एक तो बड़ा उसका फैक्टर ये। उससे आगे बढ़े आप, बहुत चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है। अच्छा, उस बीच में जो एक लगातार बात होती रही कि जो है मुस्लिम जो है, एक तो इल्ज़ाम उनके ऊपर कि भाई आप खुद ही पीछे हैं, दूसरा ये एक ख़ास तरह का इल्ज़ाम ये कि मुसलमानों के साथ तो हमेशा अपीज़मेंट होता है, होता रहता है, और मुसलमानों को पैम्परिंग की जाती है, इनके लिए सारे इनके लिए अलग से राइट, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इनको अलग से राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सब कुछ है। उसके बाद अलग से इनको आर्टिकल्स में बताया गया कि आप अलग से अपना कुछ कर सकते, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी है। उसके बाद 2013 में, फिर 14 में इसकी रिपोर्ट आती है। इसने बहुत साफ कर दिया कि ये जो मिथ था कि मुस्लिम अपीजमेंट है, जिसमें बताया गया कि मुसलमानों की सूरत हाल क्या है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है और क्या एजुकेशनल स्टेटस है, ये तीनों पैरामीटर्स पे बताया गया और काफ़ी रिवीलिंग डेटा आया। और जिसने सबसे बड़ा मिथ और भ्रम तोड़ा वो ये कि मुसलमान जो हैं को हमेशा पैम्पर किया जाता है। अब बता रहा है डेटा कि कितना बुरा हाल है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो नक्शा है, ये नक्शे को क्या हम जूस का जो यूरोप में था, जब वर्ल्ड वॉर्स जब चल रहे थे, तो सिमिलर अगर एक सिमिलैरिटी अगर देखेंगे तो उनके भी पास जो है ना सर्वाइवल वाला क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। उनके पास भी जो है ना गेटो वाला मामला था। जब जूस माइग्रेट करते हैं अर्जेंटीना को वर्ल्ड वॉर्स के बीच में, तो अर्जेंटीना एकदम बाइकआउट करते हैं अर्जेंटीनियंस, और ये बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू डू। तो सेम चीज़ जो आप बता रहे हैं कि जो भाई हम ये गंदे लोग हैं, इनसे हम बात नहीं करना चाहिए। पहला सवाल ये है कि शुड वी कंपेयर। पॉइंट नंबर 2, if we are comparing, so can we learn something from that community? I'm not talking about all Muslims all over the world. I'm talking about the Indian Muslims, subcontinent Muslims की बात कर रहे हैं। इनसे उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पहले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, दूसरा अगर करते हैं तो फिर हम क्या सीख सकते हैं उनसे? सवाल बहुत ही मुनासिब है और मैं उम्मीद नहीं करता ये सवाल आएगा, लेकिन बहुत ही बरमहल सवाल है, मौके का सवाल है। पहला कि जो आपके कंपेयर कर सकते हैं, देखिए कंपैरिजन करने का एक अपना नुकसान है और एक अपना फ़ायदा है। और कंपैरिजन कहाँ किया जाता है थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। दूसरी बात है कंट्रास्ट, एक चीज़ होती है कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन, तो मैं छोटा सा अब एग्जाम्पल के तौर पर ही कर लो। देखिए, एक तो बात जो समझने की है वो ये कि जैसे ज्यूस की आपने बात की, थोड़ी बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि ज्यूस के साथ जो सलूक किया गया, इस तरह का रवैया अपनाया गया और जिस तरीके से उनका डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुआ, प्रोसेसेस से बाहर कर दिया गया उनको, जर्मनी के अंदर खास तौर पर जिस तरीके से हुआ। और होलोकॉस्ट आज जो है आप नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको दिलचस्प बता दूं कि जर्मनी में आप पसीने छूट जाते हैं अगर आप हिटलर की बात कर देंगे। तो आज तो इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया जर्मनी ने, और यूरोप की वन ऑफ वो ऐसी कंट्रीज़ में भी है जो वेलकमिंग है, जो बाहर के लोगों को वेलकम कर रही है, मुस्लिम्स को कर रही है, बाकी लोगों को कर रही है, माइग्रेंट्स को। जी, काफ़ी उन्होंने अपने आप को बदला है। लेकिन जो जर्मनी के अंदर जो कुछ भी हुआ, मैं आपको बता दूँ, ज्यूस के साथ जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। आपको हैरानी होगी जान के, सब कुछ कानून के ज़रिए किया गया। गैस चैम्बर्स से लेके होलोकॉस्ट जितना भी उनका, तो वो बाकायदा कानून बनाए गए और उसको पास किया गया उनकी पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद उसको कानूनी शक्ल दी गई। इसलिए आप जब बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में के जो स्पेशल ट्रायल चलती हैं जब बाद में चल के, तो उसमें उनके जजेस ने कहा कि हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई मलाल ही नहीं है, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि लॉज भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं। ये, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि हमको एक्सक्लूसिव कोई थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है, एक्सक्लूसिव हमें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव वो बनाने चाहिए, थिंक टैंक्स होने चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात पहले कह रहा था कि जो मार्जिनलाइजेशन है
उस प्रोसेस में भी जाने की, उसको समझने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो कानून है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो जस्टिस का जो आइडिया है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, जिसके अंदर मुसलमान यकीन रखते हैं। एक तो ये कि जो पसमानदगी मुसलमानों की है, जो जहनी सतह पर है, जो दूसरी सतह पर है, ऐसा नहीं है कि वो एक कॉन्टिन्यूम में चल रही है। तो ये कॉन्फिडेंस तो वो है कि मुसलमानों ने हुकूमत की यहाँ पर। तो हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से मुसलमानों ने हुकूमत की जी। तो उस वक्त जो मुसलमान थे, क्या आज भी मुसलमान वही हुकूमत में है, जानने की ज़रूरत है। तो अगर हम ये सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी, ये तो एक ख़ास किस्म का बंटवारा है, एक ख़ास किस्म की हिस्टोरिसिटी है, एक एजेंडा है, एक प्रोजेक्ट है। क्या आप कह रहे हैं? तो मुसलमानों में भी कितने मुसलमान हुकूमत में थे, बाकी मुसलमान क्या थे? वो हमारे और आप जैसे ही थे। तो ये भी एक तरह की जो मुस्लिम एलीट है, चाहे वो रिलीजियस एलीट हो, चाहे पॉलिटिकल एलीट हो, जो हमें ये बार बार बताती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ, ये समझना है कि मुस्लिम एलीट और मुस्लिम मासेस, और वो मासेस नंबर एक जो कि डिफरेंट बहुत सारी आइडेंटिटीज़ के साथ कल्चरल वेरिएशंस हैं, रीजनल वेरिएशंस हैं। आप असमीज़ मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम्स, केरला के मुस्लिम्स, यूपी के मुस्लिम सब बराबर हैं क्या? एक लाइन ही तो जोड़ रही है उनको। तो किस तरह से अपनी ज़मीन के अंदर धंसे हुए, अपने कल्चर के अंदर धंसे हुए, तो उनके मसाइल एक हद तक तो एक हैं। मुस्लिम होने के नाते एक मसाइल हैं, फिर रीजनलिज्म के हिसाब से एक रीजनल इश्यूज जो हैं उनके साथ वो क्या है, तो वो एक बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ये ब्लैंकेट टर्म में अगर हम ना समझें, इसको थोड़ा तोड़ के भी समझें, तो ये बहुत अहम बात होगी कि अगर कोई अपना ये मजहब ले आए तो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्यों इस बात को, मतलब कहीं ना कहीं उसको इस तरह का माहौल नहीं मिला, उसको डर है कि इनसिक्योरिटी है। अगर उसको ये डर खत्म हो जाए कि भाई उसके मजहब के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी, तो वो जो अभी बात बाहर निकल के आ रही है वो शायद ना निकल के आए। इसका मतलब ये नहीं कि मजहब आड़े आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी है, एक खास किस्म का माहौल होना चाहिए, कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, और जिसकी से आपको अपने मजहब को, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बहुत सारी रस्म व रिवाज को अदा करने में, उसके साथ जीने में क्या हर्ज है। और दुनिया, हिंदुस्तान तो इसी का नाम है। एक तरफ ये हमारी आइडेंटिटी है, दूसरी तरफ अभी जो मार्जिनलाइजेशन की जो बात हमने की है, बैकवर्डनेस की, उसके सॉल्यूशंस में जो है ना रिजर्वेशन आते हैं, स्कॉलरशिप्स आते हैं, इस तरीके से जो ग्रांट्स आते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदरूनी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम रिजर्वेशंस क्यों लें, जबकि जो है हमारी जो आइडेंटिटी, हम अपने आप को जिस आईने में देखते हैं वो ऐसे है कि वी आर द रूलर्स, वी वेर द रूलर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड टेकिंग ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स और अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द मुस्लिम्स हैव कॉमन इश्यूज, एंड देन रीजन्स वाइज जो है उनके इश्यूज चेंज हो जाते हैं। जब चेंज हो जा रहे हैं तो आपका वन ऑफ द सोल्यूशन कुड बी रिजर्वेशन के बारे में। अच्छा, मैं समझ गया आपका सवाल, थोड़ा सा मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ रिजर्वेशन के हवाले से। तो उसके हवाले से भी जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो ज़्यादातर बातचीत है वो इसी हवाले से कि थोड़ा हम समझें अलग तरीके से। उसकी फ़िलॉसफी को भी डाइल्यूट किया गया बहुत अलग अलग तरीके से, और पुरानी एक डिमांड है होते होते फाइनली वो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जो मंडल कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बार लगा दिया कि 49.5% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम नहीं कर सकते, जिसके अंदर ओबीसी, एससी और एसटीज़ की आप बात करें। आप देखिए, मैं यही जो बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस की भी अगर हम खास तौर से बात करें, आप देखिए ओबीसी मुसलमानों का आप रेशियो देखिए एजुकेशन के अंदर, आप उससे पहले क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा कंपैरेटिव ड्रॉ अगर आप करेंगे, बहुत ही क्वालिटेटिव डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि सिर्फ उस एक रिजर्वेशन की वजह से, और उस रिजर्वेशन से मैंने कहा डाइल्यूट किया गया। रिजर्वेशन को क्या कहा जा रहा है कि वो खैरात है, वो खैरात नहीं है, वो एक एंटाइटलमेंट है। खैरात की चैरिटी की शक्ल में ना देखें, ये एंटाइटलमेंट है, ये राइट है, इस और उनका भी तो उतना ही राइट है, सबका राइट है। ये सिटीजनशिप का सवाल है, ये आज के ज़माने का सवाल है कि हमको खैरात नहीं चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये तो बहुत सारे मुस्लिम ओबीसीज हैं कि जो अभी भी कैटेगरी से लिस्ट से बाहर है, सेंट्रल लिस्ट से बाहर है, कहीं पर स्टेट में फ़ायदा मिल रहा है उनको, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट से बाहर है। मैंने बताया कि ज़रूरत नहीं होती, तो आप ये जो आप ओबीसी मुसलमानों की आप तादाद देख रहे हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन है, जिनका से है पॉलिसी में, अलग अलग जगहों में पहुंच रहे हैं, ये कभी ज़िंदगी में पहुंच पाते क्या? कभी नहीं पहुंच पाते। ये अगर सोसाइटी के ऊपर छोड़ दिया जाता जब तक ये अफर्मेटिव एक्शंस, तो अभी तो सिर्फ ओबीसी मुस्लिम्स को, भी बहुत सारे मुसलमानों को अभी ओबीसी लिस्ट में और भी लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो दलित मुस्लिम्स हैं उनको इसी कैटेगरी में लाने की ज़रूरत है, जिसकी बात रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ने की, कमीशन ने की है, और साथ ही जो पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी है उसने भी रिकमेंडेशंस में बहुत ही हाईली स्ट्रांगली इसको रिकमेंड किया है कि ये होना चाहिए। जो बहुत सारे मेजर्स लिए जाएं उसके अंदर ये भी मेजर लिया जाए कि इस तरीके से किया जाए। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये दूसरी, पब्लिक
जो इंस्टीट्यूशन है वहीं पर तो रिजर्वेशन है आपका। जो पूरा प्राइवेट सेक्टर है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइज्ड होता जा रहा है। आप जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस देखते थे, पब्लिक इंटरप्राइजेस देखते थे, वो सारे प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। तो कोई एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी है। शुरुआती डिज़ाइन ही हमारी ऐसी है। वहाँ तो रिजर्वेशन है ही नहीं। वहाँ कौन सा, वहाँ तो आप मेरिट बोलते हैं। और सवाल है कि मेरिट में कौन आएगा? जिसने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की होगी, इसके मौके मिले होंगे, एक्सेस मिले होंगे, वही तो मेरिट भी बनेगी। तो मेरिट कोई एक ऐसी टर्म नहीं है क्वांटिटेटिव कि आप सिर्फ एक इंसान को बिठा दें उसकी मेरिट देखें। जो इंसान यहाँ तक पहुंचा है वो तो ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह मार्केटिंग में कहा जाता है कि परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। यस। तो ये जो लोग परसेप्शन मैनेजमेंट चल रहा है अभी फिलहाल, परसेप्शन लोगों के बनाते चले, डेटा से और फैक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह। मुस्लिम इदारों की बात सिर्फ नहीं, ये तो एक ख़ास किस्म का एजुकेशनल मॉडल है। क्वालिटी एजुकेशन की जो डिबेट है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव डिबेट है। सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं बल्कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम का भी चेहरा देखा है, तो ये बहुत डरावना है, बहुत ही भयानक है। एक अधिकार की जो बात है, जो मेन स्ट्रीम समाज के अंदर बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। कौन किसके हक़ में फ़ैसला ले रहा है, कौन किसको डिक्टेट कर रहा है, ये बहुत तय होना बहुत ज़रूरी है।